गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं यूएनओ के ही एक और महत्वपूर्ण अंग सचिवालय के बारे में। पूर्व में हमने यूएनओ की महासभा, उसकी सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद और आर्थिक और सामाजिक परिषद, इन 4 अंगों के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 5वें अंग सचिवालय के बारे में। तो मैं सचिवालय के बारे में आपको सुन के ही लग रहा होगा कि यह एक प्रशासनिक कार्य करने वाला अंग होगा, यानी यूएनओ की जितनी भी कार्रवाई हैं, इसके जितने भी अंग हैं, उन सब के द्वारा संपादित की जाने वाली कार्रवाइयों का संकलन इस अंग में रहता होगा। दूसरी बात यह है बच्चों कि जैसे दूसरे अंगों में तो जो सदस्यता है वह कभी 1 साल बाद या कोई 5 साल बाद पद त्याग करते रहते हैं, परंतु यह एक ऐसा अंग है, यह एक स्थायी संस्था है, आप कह सकते हो यूएनओ की, जो कि निरंतर काम करती है, यानी जिसका काम निरंतर चलता है। इसमें कोई वर्षों वाला हिसाब नहीं है। इसकी ये अंग क्या है, ये हम मैक्सवेल कोहन के शब्दों में अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों की अपेक्षा यह कहीं अधिक महत्व वाला अंग है, जो महासभा और सुरक्षा परिषद के नियतकालिक अधिवेशनों को वास्तविक, स्थायी और शाश्वत स्वरूप प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में वह केंद्र बिंदु है। इसके अभाव में संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र सूचना और सहयोग के केंद्रों से वंचित हो जाएगा। मैक्सवेल कोहन की इस परिभाषा में या उसके इन शब्दों के बयान में हम देख सकते हैं कि सचिवालय ही वह अंग है जिसके मार्फत, जिसके थ्रू यूएनओ के अन्य अंग काम करते हैं। अब बात करें इसके संगठन की बच्चों, तो इसके संगठन में हम मुख्य रूप से इसके महासचिव और इसमें जो कर्मचारी काम करते हैं उनको ले सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और आवश्यकता अनुसार जितने भी और कर्मचारी ज़रूरत है उनकी नियुक्ति, जितने भी आवश्यक कर्मचारी ज़रूरत है यूएनओ की कार्रवाइयों के लिए, उनकी नियुक्ति इसमें की जाती है और ये सभी सचिवालय के भाग होते हैं। अब जहाँ तक इनके कर्मचारियों को चयन का सवाल है बच्चों, तो इतने बड़े संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कर्मचारी नो डाउट उनकी कार्यक्षमता, उनकी कुशलता, उनकी अपने अपने क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों की योग्यता को ध्यान में रखते हुए ही उनको इस संघ में नियुक्ति दी जाती रही होगी या नियुक्ति दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर हम यह देख सकते हैं या कह सकती हैं, मैं बताना चाहूँगी आपको कि इन कर्मचारियों की नियुक्ति के वक्त अवश्य ये ध्यान रखा जाता है कि भौगोलिक आधार पर प्रत्येक क्षेत्र को पर्याप्त रूप से इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए, यानी सचिवालय में किसी एक क्षेत्र विशेष के कर्मचारी ही नियुक्त न हो जाएं, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। वरन विश्व के समूचे भूगोल से जितने भी भौगोलिक जो हमारा एरिया है विश्व का, उसके क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, इसका ध्यान रखा जाता है सचिवालय के कर्मचारियों को नियुक्त करते वक्त। एक और आवश्यक बात है कि जब ये सचिवालय के कर्मचारी एक बार सचिवालय में नियुक्त हो जाते हैं, उसके बाद वे किसी भी राज्य या संघ के बाहर किसी से भी आदेश या अनुदेश प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये विश्व के कर्मचारी हो जाते हैं, क्योंकि ये इस विश्व के कर्मचारी हो जाते हैं और ये इस विश्व संस्था के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, किसी राज्य विशेष या व्यक्ति विशेष के प्रति उत्तरदायी अब ये नहीं रह जाते हैं। अब बात करें कि यह काम कैसे करता है बच्चों सचिवालय, तो सचिवालय, चूँकि मैंने कहा ये एक प्रशासनिक अंग है यूएनओ का, और ऐसे में इसको सारे जितने भी यूएनओ द्वारा कार्रवाई की जाती है उसके प्रशासनिक तंत्र का संचालन करना पड़ता है, जो यह 8 भागों के थ्रू करता है। यानी सचिवालय में कुल 8 विभाग हैं। पहला है सुरक्षा परिषद संबंधी कार्यों का विभाग, दूसरा आर्थिक विभाग, तीसरा सामाजिक कार्यों का विभाग, चौथा न्यास और स्वशासित प्रदेशों का या क्षेत्रों में सूचना विभाग, अगला है
5वां जो है सार्वजनिक सूचना विभाग, छठा है सम्मेलन और सामान्य सेवा का विभाग, 7वां विभाग है प्रशासनिक और वित्तीय सेवा का विभाग और 8वां है विधि विभाग। इस प्रकार इन 8 विभागों के द्वारा सचिवालय यूएनओ की समस्त कार्रवाइयों का, यूएनओ के समस्त प्रशासन का संचालन करने में सक्षम होता है, या इनके द्वारा यूएनओ की समस्त प्रशासनिक कार्यों का संचालन किया जाता है। अब इन प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष और उप महासचिव नियुक्त किया जाता है। उप महासचिव के नीचे कुछ अधिकारी या कर्मचारी या आप कह सकते हो निदेशक नियुक्त होते हैं। जहाँ तक उप महासचिव की नियुक्ति का सवाल है वो है महासचिव द्वारा उसको नियुक्त किया जाता है, और यहाँ पर भी वैश्विक भूगोल को ध्यान में रखते हुए, विश्व भूगोल के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पर ये उप महासचिव और अध्यक्ष को भी नियुक्त किया जाता है। जब प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष और उप महासचिव अपने अपने विभाग से संबंधित जो भी यूएनओ में प्रशासनिक कार्यों का निर्वाह होता है, निर्वहन होता है, वो करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, जो इस सचिवालय के जो केंद्र पर जो बैठा है यानी महासचिव, यानी आप कह सकते हो यूएनओ के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की बात करते हैं तो वह है महासचिव। महासचिव यूएनओ की पर शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति है जो पूरी तरह से यूएनओ की कार्रवाइयों का संचालन करता है। इसकी नियुक्ति बात करें बच्चों तो इसकी नियुक्ति वही सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। अब यह देख सकते हो आप कि यह यूएनओ का सबसे प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी है, तो ऐसे में यह महत्वपूर्ण कार्यों का भी संपादन करता होगा, जिससे कि विश्व में यह संस्था व्यापक रूप से अपने उन उद्देश्यों की, लक्ष्यों की, सिद्धांतों की प्राप्ति कर सके जिसके लिए इनकी स्थापना की गई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे महासचिव द्वारा, जो कि यूएनओ का एक शीर्षस्थ प्रशासनिक अधिकारी है, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य। तो मुख्य रूप से यूएनओ के महासचिव जो काम करता है बच्चों, वो पहला तो है सामान्य प्रशासन से संबंधित कार्य, यानी महासचिव महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद और न्यास परिषद की सभी बैठकों में भाग लेता है, और इन बैठकों से में जितने भी कार्य होते हैं उनका संपादन किया जाता है, जो कि ये अंग इसको सौंपते हैं। इसके अलावा महासचिव यूएनओ की जो वार्षिक रिपोर्ट है वो भी महासभा को प्रेषित करता है, और आप देखो कि इस वार्षिक रिपोर्ट से ही महासभा का जो वार्षिक अधिवेशन है उसकी बहस से ही इसकी शुरुआत होती है। यानी महासचिव द्वारा जो यूएनओ की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसको कि वह महासभा में भेजता है, उस पर बहस के साथ ही महासभा के वार्षिक अधिवेशन की शुरुआत होती है। दूसरा जो अहम कार्य करता है महासचिव वो है तकनीकी कार्य, यानी यह उन सभी कार्यों को करेगा जो उसे महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद और न्यास परिषद द्वारा सौंपे जाएंगे, यानी तकनीकी कार्य। अब तकनीकी कार्य कौन से बच्चों? जैसे सभी प्रकार के प्रश्न जो कि यूएनओ में उठने वाले हैं, जिनकर की विचार विमर्श होने वाला है, वार्ताएं होने वाली है, बहस होने वाली है, उन सभी प्रकार के प्रश्नों पर अध्ययन, उन पर रिपोर्ट तैयार करना, उनका सर्वेक्षण करना आदि इन तकनीकी कार्यों में महासचिव के शामिल है। तीसरा जो अहम कार्य करता है वो सचिवालय के प्रशासन संबंधी कार्य भी महासचिव का ही एक अहम कार्य होता है। चूँकि हमने बताया कि सचिवालय का ये शीर्ष बिंदु पर बैठा अधिकारी है, सचिवालय का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी है, ऐसे में सचिवालय के प्रशासन का चलाने का पूर्ण उत्तरदायित्व भी इस पर ही होता है, और इसी के तहत वह महासभा द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत, यानी महासभा द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सचिवालय में अपनी सहायता हेतु जो इसको कार्य करने हैं उसमें सहायता हेतु उनको नियुक्त करता है, कर्मचारियों को नियुक्त करता है।
इसके अलावा जो काम करता है महासचिव वो है वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य में आप समझ सकते हो बच्चों, यूएनओ के बजट से संबंधित जितने भी कार्य है वो आप देख सकते हो महासचिव के द्वारा ही किए जाते हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट तैयार करना, उसे बजट सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करना और यूएनओ की जितनी भी निधियाँ हैं जहाँ से भी उनको अनुदान मिलता है उनकी रक्षा करना और जितने भी खर्चे होते हैं इसके लिए भी के लिए भी महासचिव ही उत्तरदायित्व है। यानी वित्तीय कार्यों में आप कुल मिलाकर कह सकते हो यूएनओ के बजट, आय, व्यय आदि सभी का ब्यौरा रखने का कार्य, महत्वपूर्ण कार्य महासचिव द्वारा किया जाता है। अगला जो एक अहम कार्य करता है वो प्रतिनिधियात्मक कार्य, यानी यूएनओ की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में होने वाले जितने भी सम्मेलन हैं, जितने भी संगठनों के आयोजन हैं उनमें यूएनओ के प्रतिनिधि के रूप में महासचिव भाग लेता है और जितने भी विभिन्न अभिकरण हैं, चाहे वो इसके हैं या अन्य विश्व में अन्य अभिकरण या जो भी आयोजन हो रहे हैं, जितनी भी देशों की सरकारें हैं उनके साथ वार्ता करने में भी ये यूएनओ के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होता है। तो सरल शब्दों में आप कह सकते हो कि संस्था प्रमुख होने के नाते सभी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में होने वाले सम्मेलनों, आयोजनों और अभिकरणों के साथ, अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ यह यूएनओ के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होता है और अपने विचार व्यक्त करता है या उन सम्मेलनों में यूएनओ की बात को रखता है। अब आते हैं हम कि महासचिव द्वारा जो राजनीतिक कार्य भी किए जाते हैं उन पर बच्चों। यानी राजनीतिक क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यदि शांति और सुरक्षा को कोई खतरा महासचिव को लग रहा है कि उत्पन्न हो सकता है तो इसके चार्टर में ही यह लिखा गया है कि वह सुरक्षा परिषद का इस ओर ध्यान दिला सकता है कि इस घटना से, इस विवाद से या इस समस्या से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को संकट उत्पन्न हो सकता है और इस प्रकार यहाँ पर वह एक राजनीतिक अभिकर्ता के रूप में कार्य करता हुआ दिखता है हमें। इस प्रकार बच्चों यूएनओ के महासचिव द्वारा सामान्य प्रशासन से संबंधित, तकनीकी कार्यों में सभी प्रश्नों पर अध्ययन, रिपोर्ट और सर्वेक्षण से संबंधित, सचिवालय का प्रशासन व्यवस्थित करने के लिए या चलाने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति, यूएनओ का बजट बनाना, यूएनओ के आय व्यय को पर ध्यान रखना, यूएनओ के प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शामिल होना और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने वाली समस्या की तरफ सुरक्षा परिषद का ध्यान दिलाना, ये प्रमुख कार्य हैं जो महासचिव द्वारा किए जाते हैं। अब हम कंक्लूजन में आए बच्चों, तो महासचिव की जो भूमिका है उस पर बात करें तो हम मॉर्गनथाउ के शब्दों में कह सकते हैं कि इस प्रकार यूएनओ का महासचिव एक प्रकार से यूएनओ का प्रधानमंत्री बन गया है। अब आप देख सकते हो कि यदि उसको यूएनओ का प्रधानमंत्री मॉर्गनथाउ ने बताया है तो वह कितना अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली भूमिका निभाता होगा विश्व में। कुल मिलाकर हम इसकी जो निष्कर्ष है महासचिव की भूमिका, उनको 3 बिंदुओं में इस प्रकार से समझ सकते हैं बच्चों कि पहला तो वह एक अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। यानी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या, विवाद या विषय पर यदि 2 देशों के बीच में वार्ताएं आयोजित करनी है, विचार विमर्श करना है, तो एक मुख्य वार्ताकार के रूप में यह अपनी भूमिका अदा करता है। दूसरा, यह कई बार अनेक अवसरों पर प्रतिष्ठा रक्षक यानी देशों की प्रतिष्ठा के रक्षक के रूप में भी सामने आता है, जो विभिन्न विवादों का, ऐसे विवादों का जिनका कि कोई हल सामान्यतः नहीं दिख रहा होता है 2 देशों के बीच में, उनको सम्मानजनक रूप से उनका हल करवाने का काम भी करता है। यानी विवाद से संबंधित जो देश हैं उनकी प्रतिष्ठा और उनके सम्मान की रक्षा करते हुए एक सामान्य हल
प्रस्तुत करने के रूप में भी यह अपनी भूमिका निभाता है। और तीसरा जो एक अहम इसकी भूमिका हम कह सकते हैं कि जब जब महासचिव काम कर रहा होता है तो वह एक तरह से विश्व के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा होता है, और इस तरह से कह सकते हो आप कि वह विश्व की आत्मा का संरक्षक बनकर अपनी भूमिका निभा रहा होता है। अब हम बात करें कि यह